नमस्कार, मैं हूँ राघव शर्मा रमन जय घोष यूट्यूब चैनल से। साथियों, आज मैं गाजीपुर शहर में आया हुआ हूँ और यहाँ पे राजनीतिक हलचल हमेशा होती रहती है। उन हलचलों में कहीं न कहीं महिला राजनीति करने वाले विधायक या पूर्व विधायक या मंत्रियों का नाम बराबर उछलता रहता है। 2024 का संसदीय चुनाव सर पे है और तमाम पार्टियां अपनी चुनावी रणनीति को तय कर रही हैं। सभी लोग सरगर्मी में हैं और अपने अपने कैंडिडेट्स को भी चयन करने में लगे हुए हैं। आज मैं साथियों गाजीपुर की पूर्व विधायिका एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर संगीता बलवंत के आवास पर पहुंचा हुआ हूं और आज मैं संगीता बलवंत के किए जो भी क्षेत्रीय कार्य हैं, और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये ऐसी विधायिका हैं जो ओबीसी से निकल करके, छात्र जीवन से निकल करके लखनऊ तक के यानी लखनऊ सदन तक पहुंची हुई हैं। इनकी दो विधाएं हैं, एक साहित्य और दूसरा राजनीति। मैं आज कुछ सवाल इनसे लेकर के आया हुआ, इनसे मैं पूछूंगा। मैडम, सबसे पहले आपको नमस्कार। जी, आपको भी नमस्कार। मैडम, आपने 17 से 22 तक के बीच में नहर का, सड़क का या वनवासियों के आवास के लिए इतना ऐतिहासिक कार्य किया। इसके बावजूद जो 22 से 27 वाला सत्र में आपने चुनाव लड़ा, सेकेंड पोजीशन में आपका स्थान था, लेकिन आपको तो बम्पर वोट से जीतना चाहिए। आखिर कारण क्या था? जनता का विश्वास आपसे डिग गया या कुछ और भी काम थे? देखिए, आप तो लोकल हैं। मैं आपको बता दूं कि हमने जो कार्य किए, जनता से मैं डायरेक्ट मिला करती थी और विधानसभा में अपनी समस्याएं उठाती थी। कहीं कोई लोगों को ज़रूरत पड़ती थी किसी विधायक के यहाँ जाने के लिए, तो लोग कहते थे किसी को फ़ोन करके कि ये फलाने चलो ज़रा हमको मिलवा दो विधायक से, सांसद से। लेकिन हमारे यहाँ स्थिति ये थी कि कहीं से, केवल अपनी सदर विधान से नहीं, चाहे पूरे प्रदेश से, चाहे प्रदेश के बाहर जो है, क्योंकि मैं पहली बिंद समाज की महिला विधायक थी, तो इसलिए लोगों की अपेक्षाएं भी ज़्यादा थी और दूसरे प्रांतों से भी लोग आते थे, काम करवाते थे। और इसी के कारण MIT द्वारा आदर्श युवा विधायक का सम्मान भी मुझे मिला। 16 विधायक सम्मानित हुए थे, उसमें पहले नंबर पर मेरा चयन किया गया था। तो जाहिर सी बात है कि मैंने पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ कार्य किया। पिछली बार मैंने 52,000 के लगभग वोट पाया था और इस बार मैं 51,000 के आसपास वोट पाई। ये 1,1200 से पीछे रह जाना हमें नहीं लगता है कि ये हार है। कुछ ऐसा राजनीतिक समीकरण बना कि जिसके वजह से हम लोग पीछे रह गए, लेकिन फिर भी इसको मैं हार नहीं मानती हूँ। जनता ने अपार स्नेह दिया है, अपार आशीर्वाद दिया है और हमें लगता है कि ये अपार स्नेह और आशीर्वाद जनता का मुझे आगे भी मिलता रहेगा। मैडम, आपके समाज से रामरती बिंद जी भी रहे हैं, फूलन देवी सांसद भी रही हैं और भी कई नाम हैं जो आपके समाज से जुड़े हुए हैं। मैं तो जानता हूं कि पूर्वांचल में जो नाम संगीता बलवंत को जो सम्मान मिला है और लोगों को मिला होगा, लेकिन फिर भी जनता ने आपको डिसलाइक किया। आखिर वजह क्या थी? आपने बताया कि समीकरण ही कुछ ऐसा बना। मैडम, आप जो है आगे के लिए क्या सोच रही हैं? देखिए, हम राजनीति के साथ साथ एक साहित्यकार भी हैं। आप स्वयं भी एक साहित्यकार हैं। जी जी। बहुत पुराने समय से हम आपकी रचनाओं का आनंद लेते आए हैं। जी जी। और कभी भी आगे की रणनीति हम लोग केवल चुनाव लड़ने के लिए नहीं करते हैं। जी जी। भारतीय जनता पार्टी, और उसमें भी मेरा एक लेखक का स्वयं का स्वभाव है कि एक समाज सेवा की भावना से, एक परिवर्तन की भावना से मैं छात्र राजनीति से जुड़ी रही। मैडम, मैं आपके राजनीतिक करियर की बात वही करना चाह रहा था कि कहाँ से आपको स्टार्ट हुआ, कौन सा प्रेरणा स्रोत था आपका कि यहाँ राजनीति में आप कूद पड़ी अचानक? जी देखिए, 1997 में जब मैं ग्रेजुएशन की स्टूडेंट थी, तो हम लोग के यहाँ उस समय 2 विकल्प थे पढ़ने के लिए, एक महिला महाविद्यालय और दूसरा सहजानंद। और एक और था ये PG कॉलेज गाजीपुर। उस समय सहजानंद में छात्राएं जो हैं एडमिशन नहीं लिया करती थी, तो PG कॉलेज गाजीपुर में छात्र संघ का चुनाव होता था, महिला महाविद्यालय में नहीं होता था। मुझे लगा कि राजनीति में भी महिलाओं की उचित भागीदारी होनी चाहिए और ये एक नर्सरी है, छात्र संघ राजनीति की नर्सरी है और इसी नर्सरी में छात्राओं का एक आदर्श बनना, एक प्रेरणा देना आगे वाली आने की पीढ़ी के लिए। और मैं इसी छात्र संघ चुनाव को देखते हुए PG कॉलेज गाजीपुर में एडमिशन ली
और पीजी कॉलेज गाजीपुर के हमारे छात्र भाइयों बहनों ने, मुझे आज भी याद है, 3452 वोट पड़े थे, जिसमें से 2272 मत मुझे अकेले मिला था। बाकी प्रत्याशियों की जमानत भी जब्त हो गई थी और तमाम क्लासेस बढ़े, स्टूडेंट बढ़े। उसके किस बावजूद पद पर चुनी गई थी आप? मैं वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष के पद पर रिकॉर्ड मतों से जीती थी। और आज भी छात्र और टीचर्स के और गाजीपुर की जनता के आशीर्वाद से वो रिकॉर्ड टूट नहीं पाया है। और उसके बाद से ही आप देखे होंगे तमाम कई लड़कियां जो है छात्र संघ के चुनाव में अपना बिगुल बजाना स्टार्ट की। साथियों मैं बता दूं, डॉक्टर संगीता बलवंत MA PhD है और LLB भी है और आप जो है B.Ed भी की हुई हैं और इसके अलावा और भी बहुत सी डिग्रियां आपके पास हैं। हम समझ रहे हैं कि विधायकों के पास शायद इतनी डिग्री नहीं होती है। हम लोग का सौभाग्य है कि गाजीपुर में ऐसी विधायिका हैं जिनके पास इतनी डिग्री है और साथ साथ राजनीति के साथ साथ ये साहित्यकार भी हैं। हम मैडम थोड़ा सा चलना चाहेंगे आपके दूसरे पक्ष में, दूसरा जो आपका लेफ्ट राइट यानी जो साहित्यिक पक्ष है। आप एक साहित्यकार हैं और लघु कथाकार के रूप में आप जानी जाती हैं। मैं बचपन के वो दिन की बात जो है याद करते हुए सन 14 से पहले की बात, मैं आपसे 13 की बात है, जब माननीय सांसद जी हम लोग के जो मनोज सिन्हा जी उद्घाटन करने के लिए आए थे और कार्यक्रम विमोचन भी हुआ था ना, तो उसमें मैं था। तो बचपन के वो दिन से शुरुआत आपकी हुई थी? जी, मेरी पहली पुस्तक थी बचपन के वो दिन जी। 2013 में मैंने इसको लिखा था और पाठकों का बहुत स्नेह मिला उस पुस्तक पे। और इतना स्नेह मिला कि मुझे इतना खुशी हुआ कि पहली पुस्तक भी बचपन के वो दिन उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य से सूर सम्मान से पुरस्कृत हुई। 51,000 रुपये का पुरस्कार और प्रमाण पत्र से मुझे सम्मानित किया गया। कौन सी पुस्तकें आपकी? उसके अतिरिक्त हमने और कई पुस्तकें लिखी हैं, जैसे कि मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मछुआरे का बेटा और नेपाली लड़का, एक पुस्तक सजा भी आई है, एक काव्य संग्रह भी मेरा आया है पंखुड़ियाँ, उसका भी विमोचन माननीय श्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। तो मछुआरे का बेटा अवार्डेड है ना? नहीं, मछुआरे का बेटा नहीं, केवल बचपन के वो दिन को उत्तर प्रदेश हिंदी तो संस्था। ये जो है आपके परिवार में कोई ऐसी शख्सियत तो नहीं ना था जो साहित्य से जुड़ा हुआ था? नहीं, हमारे परिवार में कोई साहित्य से तो जुड़ा नहीं था, लेकिन जब पिताजी थे तो वो बताते थे कि जब वो मिडिल क्लास के स्टूडेंट थे, 7 में 8 में 9 10 में जब पढ़ते थे, तो वो छोटी छोटी कविताएं तुकबंदियाँ किया करते थे, लेकिन पढ़ाई में और व्यस्तता में वो इसको आगे गति नहीं प्रदान कर पाए थे। और पिताजी मेरे पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर थे यहीं गाजीपुर, और कैंट वाराणसी से वो हेड पोस्ट मास्टर के पद से वो रिटायर हुए थे। और चूंकि वो बच्चियों की पढ़ाई पे बहुत ध्यान देते थे, बच्चों की पढ़ाई पे, और उन्होंने मुझे भरपूर अवसर दिया, मेरी प्रतिभा को समझा और उसे अवसर दिया, और जिसका परिणाम है कि आज मैं 5-6 किताबें लिखी हूँ और वो सम्मानित भी हुई हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार और उसके मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं मुख्यमंत्री के रूप में, उनकी पिछली सरकार में आप जो है किस मंत्री की हैसियत से थी? जी, मैं अंतिम जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था उसमें सहकारिता राज्य मंत्री का दायित्व संभालने की जिम्मेदारी मिली थी। तो अब इस सरकार में आप एक मंत्री के रूप में हारी हैं, एक मंत्री हारा है, आम जनता नहीं हारी है, और तो एक मंत्री को सम्मान देने के लिए क्या योगी आदित्यनाथ जी सोच नहीं रहे क्या? भारतीय जनता पार्टी कभी भी का सिपाही कभी भी किसी सम्मान या पद के लिए कार्य नहीं करता है। बड़ा से बड़ा पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो है एक सामान्य कार्यकर्ता सिपाही की तरह कार्य करता है। आप सब जानते हैं कि एक बूथ अध्यक्ष प्रधानमंत्री भी बन सकता है। आप मोदी जी को देख लीजिए, वो एक बूथ अध्यक्ष से प्रधानमंत्री का सफर तय किए हैं। तो इस लालच से या इस आशा से भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता कार्य नहीं करता है कि हमें सम्मान मिले। आपके समर्थक मैडम बार बार तो यही कहते हैं कि बलवंत जी को कुछ न कुछ पद दे करके इनकी सक्रियता को बढ़ा देनी चाहिए, और आगामी 2024 का जो भी लोकसभा चुनाव है, अगर आपको पद मिल जाता है तो पूरे प्रदेश में आप भ्रमण करती, लोगों को जोड़ती, न पद है न संसाधन है, ऐसी अवस्था में कैसे आप सरकार को? जी देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है। ये जनता का अपार स्नेह दुलार और आशीर्वाद है कि जो ऐसा सोचती है। और जब अवसर जनता ने दिया था, मैं पहुंची थी विधानसभा
में, तो मुझे मंत्रालय तो बाद में मिला, लेकिन उससे पहले मुझे महिला बाल विकास समिति का सभापति भी बनाया गया था। और उस पद के दौरान मैं उत्तर प्रदेश के लगभग बहुत सारे ज़िलों का भ्रमण किया था। हमने महिलाओं को समझा था और कहाँ क्या व्यवस्था है, कैसे होने चाहिए, महिलाओं को जागरूक करने के लिए, बच्चों को सतर्क करने के लिए, उनके लिए हम लोग भ्रमण पे निकला करते थे। आपके मुखिया ने तो हारे हुए प्रत्याशियों को भी मंत्री बनाया है नाउ दिस टाइम, तो आपको भी कोई न कोई जो है पद पे रखना चाहिए सरकार को। ये सरकार का सर्वाधिकार है और जैसा कि हमने पूर्व में कहा कि ऐसा कोई आशा और अपेक्षा हम नहीं रखते हैं। एक सिपाही की तरह भाजपा के लिए काम करना ही हमारी प्राथमिकता है। अच्छा। ये सबका साथ सबका विकास क्या मैडम? सबका साथ सबका विकास यानी कि किसी जाति, किसी मजहब, किसी प्रांत के साथ दूसरा भेदभाव नहीं रहेगा। आप देख रहे हैं कि जो मुस्लिम को यह कहा जाता है कि भाजपा तुम्हारे खिलाफत करेगी, भाजपा आएगी तो दंगा करेगी। भाजपा के शासन में कहीं भी हिंदू मुस्लिम का योगी जी के कार्यकाल में दंगा नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात कि जो मुख्य बिंदु ये है भाजपा द्वारा किया हुआ कि 3 तलाक का जो उन्होंने फैसला लिया और इस तरह के मुस्लिमों को जिस तरह से सारी योजनाओं का लाभ मिला, तो एक ये मुस्लिम समाज स्वयं कह रहा है कि ये सरकार तो सबसे अच्छी है जो हमारा ख्याल कर रही है। और महिलाएं तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसक बनी है कि 3 तलाक के दर्द से उन्हें मुक्ति मिला। जी मैडम, समान नागरिक संहिता क्या संभव है, लागू हो जाएगी? देखिए, ये पार्टी और शीर्ष नेतृत्व का विषय है। हमारी पार्टी मुख्य और इस देश और प्रदेश को संवारने सजाने के लिए जो करना बनेगा वो करेगी। ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का विषय है, जो भी होगा वो आपके सामने आएगा। जी। मतलब आप पार्टी के नेतृत्व पर काम करती हैं एज ए क्या बोलते हैं, सेवक के रूप में, और साहित्य के क्षेत्र में भी एक सेवक है, एक सर्जक के रूप में काम कर रही हैं। साथियों, आज मैं डॉक्टर संगीता बलवंत, पूर्व विधायिका, पूर्व मंत्री, सदर विधानसभा गाजीपुर से इनके आवास पर पहुंचा हुआ हूं। आपसे कुछ बातें हुई। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। मैं दूसरे एपिसोड में फिर मिलूंगा कुछ दिनों के बाद और आपका वक्तव्य, आपके विचार को रखूंगा। लेकिन मैं शासन से निवेदन करूंगा कि पिछड़े तबके से जुड़ी हुई इस संघर्ष में महिला के लिए जरूर स्थान बनाए और किसी न किसी पद पर इनको मनोनीत करके ऐसे जो है अध्यक्ष बना करके इनको लाल बत्ती दिया जाए और इनको जो है इनसे अधिक से अधिक सरकार को बनाने के लिए लाभ लिया जाए। इसी के साथ मैं हूँ राघव शर्मा रमन, जय घोष यूट्यूब चैनल से नमस्कार, प्रणाम।